चलो ठीक है, बाद में बात कर लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने पढ़ा था कि पास्ट कंसिडरेशन, ठीक है ना, यही पढ़ा था ना। अगर अगर मैं कहीं भूल रहा हूं तो आप लोग कृपया मुझे याद दिला दीजिएगा। हम लोगों ने देखा था कि यही पढ़ा पास्ट था। हाँ बिल्कुल, पास्ट कंसिडरेशन क्या होता है, उसकी भारत में क्या स्थिति है, इंडिया में उसकी पोजीशन क्या है, एंड हमने ये भी देखा था कि पास्ट वॉलंटरी सर्विस क्या होती है। नाउ दैट हम नेक्स्ट लेवल पे अपने बढ़ते हुए आगे क्रम में ये देखेंगे कि पास्ट कंसिडरेशन आफ्टर ये होता है कि पास्ट एंड एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, यू कैन से दैट द पूर्वकालिक तथा निष्पादित प्रतिफल। तो प्रतिफल को आप लोग ये समझते हैं कि हम इसे कंसिडरेशन कहते हैं। पर पूर्वकालिक हिंदी शब्द को बहुत कठिन ना समझने की, बस ये देखना है कि ये पूर्व काल की बात है, यानी ये पास्ट की बात है। एग्जीक्यूटेड यानी ये निष्पादित है, एग्जीक्यूटेड है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा यार, ये जो हम बात करने जा रहे हैं पूर्वकालिक तथा निष्पादित प्रतिफल या पास्ट एंड एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, तो ये पास्ट एंड एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन होता क्या है। तो यू कैन से दैट द ए पास्ट कंसिडरेशन शुड however be, चलिए इस तरीके से बताएंगे तो लेक्चर मारेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, ऐसे मत देखिए। इन दोनों चीजों को एक दूसरे से भिन्न रखा गया है। भिन्न कैसे है, एक तो पास्ट की बात है, एक एग्जीक्यूटेड की बात है। तो भिन्न कैसे रखा गया है, भिन्न ऐसे रखा गया है कि जब पास्ट की बात आती है तो वहां पे जो कंसिडरेशन है वो किसी कार्य वचन के बिना और उससे पहले किया जा चुका होता है। क्या होता है, कार्य जो है वचन के बिना उससे पहले किया जा हुआ होता है। तो दो चीजें आई, executed consideration past consideration always consist of an act done without any promise, without any promise। तो अब यहां ये समझने की बात आ रही है कि यार ये प्रॉमिस क्या हो गया, ये वचन क्या हो गया। तो जैसा आप लोग पीछे से पढ़ते आए हुए हैं कि वचन का निर्माण तभी होता है, वचन का निर्माण तभी होता है जब एक प्रस्तावक यानी कि मैं अपनी आप से कोई बात कहता हूं और आप मेरी बात को मान लेते हैं, यानी आप उसको एक्सेप्टेंस कर लेते हैं, एक वचन का निर्माण हो जाता है। प्रस्तावक यदि अपनी कोई बात, प्रस्तावक अपना कोई शर्त, प्रस्तावक अपनी कोई बात दूसरे पक्षकार के समक्ष जब वह रखता है, उसकी प्रस्थापना देता है, और प्रस्थापना करने पर जब दूसरा पक्षकार उसकी स्वीकृति कर लेता है तो वहां एक वचन का निर्माण हो जाता है। तो कहता है कि पूर्वकालिक प्रतिफल में कार्य वचन के बिना उसके पहले किया जा चुका, यानी यहां बच्चों ये समझने में आ रहा है कि जो कार्य, यानी मैंने आपसे कहा कि ए जयंती, जो आजमगढ़ में घर है ना हम लोगों का, उसको हम लोगों को थोड़ा दिवाली आ रही है तो हम लोग कलर करा देते हैं। तो जयंती उधर से जवाब देती हैं, सर कलर तो पहले ही हो चुका है। तो यानी क्या हो गया, प्रतिफल पहले ही हो गया है। हमने ये कहा कि जयंती जी जो आजमगढ़ में हम लोगों का घर है, चलो उसको दिवाली आ रही है कलर करा देते हैं, या ईद आ रही है थोड़ा घर सजा देते हैं। तो जयंती कहती है कि सर ये तो पहले से हो चुका है। तो पहले से हो चुका है यानी पूर्वकालिक प्रतिफल हो चुका है। ए पास्ट कंसिडरेशन शुड हैव बीन डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन, फॉर द कंसिडरेशन ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ एन एक्ट डन विदाउट एनी प्रॉमिस। प्रॉमिस हुआ ही नहीं, विदाउट एनी प्रॉमिस, प्रॉमिस हुआ ही नहीं, बट कंसिडरेशन ऑलवेज कंसिस्ट, कंसिडरेशन पास्ट कंसिडरेशन वो कंसिस्ट करता है कब, जब प्रॉमिस नहीं हुआ है लेकिन उससे पहले वो कार्य जो है पूर्ण रूप से हो चुका है। तो कहता है कि पूर्वकालिक प्रतिफल को निष्पादित प्रतिफल से भिन्न रखना चाहिए। पूर्वकालिक प्रतिफल में कार्य वचन के बिना और उससे पहले किया जा चुका है। तो बस आप यहां के सिर्फ दो चीजें समझनी है कि वचन के बिना, तो वचन कब बनेगा, जब प्रस्तावक अपना प्रस्ताव देगा और स्वीकृति पक्ष उसको, यानी प्रतिग्रहणित पक्ष या प्रतिग्रहोता यानी वचन ग्रहोता या एक्सेप्टेंस या ऑफरी उसको स्वीकार कर लेता है, तो वचन का निर्माण हो जाता है। बट अगर वो निर्माण नहीं किया तो वचन का निर्माण नहीं होगा। तो वो ये कहता है कि वचन का निर्माण होने से पहले, यानी प्रस्तावक ने प्रतिग्रहिता को, प्रपोजल ने एक्सेप्टेंस को, ऑफर ने ऑफरी को अपनी बात पहुंचाई,
लेकिन उससे पहले ही जो कार्य पहुंचाना था वो हो चुका है। हमने जयंती से कहा यार आजमगढ़ वाला घर हम लोगों को कलर करा लेना चाहिए, दिवाली आ रही है। बट जयंती उधर से कहती हैं कि कलर तो हो चुका है। तो हमारे और जयंती में निर्माण तो हुआ ही नहीं, वचन का निर्माण तो हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो कार्य हम उनको करने के लिए कह रहे हैं, जो हम उन्हें प्रस्ताव दे रहे हैं, वो प्रस्ताव तो ऑलरेडी डन हो चुका है। तो ये होता है पास्ट कंसीडरेशन, इसे हम पूर्वकालिक कंसीडरेशन कहते हैं। अगर कोई एक बच्चा हो जिसे ये नहीं बात समझ में आई हो, यू कैन आस्क मी, अदरवाइज मैं आगे बढ़ू। जयंती जी समझ में आ रहा है? तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि पास्ट कंसीडरेशन उसे कहते हैं जो वचन होने से पहले ही कार्य पूर्ण रूप से हो जाता है, जबकि निष्पादित प्रतिफल थोड़ा भिन्न होता है। पहले से क्या, बट एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन मींस एन एक्ट विच हैज बीन डन इन रिस्पॉन्स टू ए पॉजिटिव प्रॉमिस। तो पॉजिटिव प्रॉमिस क्या है? जब किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए इनाम घोषित किया जाए, ऐसी प्रस्थापना का प्रतिग्रहण वस्तु खोज लेने के द्वारा होता है और यह खोज प्रतिफल भी है। ऐसे कार्य को निष्पादित प्रतिफल कहते हैं। क्या है कि परंतु निष्पादित प्रतिफल कार्य वचन के बाद किया जाता है। अगर हमने ये कहा कि ए जयंती, वहां पहले वाले केस में क्या था, हमने जयंती से कहा कि आजमगढ़ वाले घर को चलो दिवाली आ रही है, कलर करा दिए, उसने कहा हो चुका है, तो पास्ट कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन है वो पहले ही हो चुका है। लेकिन फिर हम एक दूसरा तथ्य आता है, हम कहते हैं चलो जयंती आजमगढ़ वाले घर को कलर करा लिया जाए। फिर जयंती कहती हाँ ठीक है सर कलर किया, यानी उन्होंने हमें वचन दे दिया। तो वचन देने के पहले जो कार्य हो जाता है उसे पूर्वकालिक प्रतिफल कहते हैं, और वचन देने के बाद जो कार्य होता है उसे निष्पादित प्रतिफल या फिर एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन कहते हैं। तो ऐसी प्रस्थापना का प्रतिग्रहण इनाम घोषित किया जाए। सपोज दैट मेरी कोई चीज खो गई और मैंने कहा अगर ये चीज मेरी आप खोज करके लाएंगे तो मैं आपको 5,000 रुपए का इनाम दूंगा। तो ऐसी प्रस्थापना का प्रतिबंध वस्तु खोज लेने के द्वारा होता है। तो अब तब तक यह शर्त मंजूर नहीं होगी, तब तक हमारे आपके बीच में वचन, मैंने कहा मेरा ये सामान खो गया है, अगर कोई मुझे ला करके दे खोज के तो मैं उसे 5,000 रुपए दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं हुआ? लेकिन आप गए और उस वस्तु को खोज करके लाके मुझे दे दिए, तुरंत वहां पे एक वचन का निर्माण हो गया। तो ऐसे वचन को ही हम निष्पादित प्रतिफल कहते हैं। बट एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन मींस एन एक्ट विच हैज बीन डन इन रिस्पॉन्स टू ए पॉजिटिव प्रॉमिस। पॉजिटिव प्रॉमिस के साथ जो रिस्पॉन्स कर दे, विच हैज बीन जो करे वो ही क्या हो जाएगा, निष्पादित प्रतिफल कहलाएगा। तो ये दोनों का अंतर को आप लोगों ने भली भांति समझ लिया होगा मेरे ख्याल से। तो बोलता रहूंगा और आप लोग मुझे देखना चाहें देखें, नहीं देखना चाहें नहीं देखें, क्योंकि मैं दिखूंगा नहीं, मैं एक छुपा हुआ भूत हूं जो सिर्फ क्लास में दिखता हूं। तो यहां पर बात आती है कि हमें ये पता तो चल गया कि एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन क्या है। तो ऐसी जो घटनाएं घटती हैं, कुछ इनको हम वाद और विवाद लेकर के भी इसको जो हम समझते हैं। कैसे समझते हैं? तो देखते हैं, एक केस देखते हैं। यह है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस चमनलाल लूना का। चमनलाल लूना का ये जो है वो केस है। इस केस के जो जज थे वो यस्के दास थे। यस्के दास ने कहा, क्या कहा यस्के दास ने? यस्के दास जे इनका पूरा नाम था। हालांकि यस्के दास दे ने कहा ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेड एन एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन consist of an act for the a promise. It is the act which norm of the consideration. No contract in formed unless and until the act is performed. इन्होंने कहा कि जो एग्जीक्यूटेड प्रतिफल में, जो एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन में वचन के बदले में कार्य किया जाता है, यही कार्य प्रतिफल होता है। अब आपको यहां थोड़ा सा समझना है। क्या समझना है? लेखक कहता है अपने शब्दों में कि सुनो सुनो सुनो,
जो एसके दास ने यूनियन ऑफ इंडिया चमनलाल लूना के केस में इनको समझाते हुए, इनके केस में इनको समझाते हुए एक जजमेंट दिया था। उस जजमेंट में कहता है कि निष्पादित प्रतिफल यानी एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन में वचन के बदले में कार्य किया जाता है। मैंने आपसे कहा कि मैं अपनी गाड़ी आप 5 लाख रुपए में आपको बेचना चाहता हूं। आप कहते हैं कि हाँ सर, मैं आपकी गाड़ी 5 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूं। तो मैंने कहा आपसे 5 लाख रुपए में अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं, ये मेरा प्रस्ताव है, ये मेरा प्रपोजल है। यू कैन से दैट मैं आपकी सर गाड़ी 5 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूं। आप कर दिया एक्सेप्टेंस, और प्रपोजल धन एक्सेप्टेंस इक्वल टू एक वचन का निर्माण होता है, एक वर्ड का निर्माण होता है, जिसको हम वचन के नाम से जानते हैं। तो कार्य गाड़ी खरीदने का जो कार्य है वो कब होगा? जब हम आपको प्रपोजल दिए, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके बाद जो कार्य होगा वो क्या होगा? कार्य को करने का कार्य होगा। कार्य को करने का क्या होगा? गाड़ी को खरीदी बिक्री करने का कार्य होगा। तो गाड़ी को खरीदी बिक्री करने के लिए क्या होगा? किस बात हुई है? 5 लाख रुपए की बात हुई है। तो 5 लाख रुपया क्या है? दिस इज ए कंसिडरेशन, दिस इज ए एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। तो जब तक कार्य नहीं जाता है, जब तक कार्य पूरा नहीं होता है, तब तक कोई संविदा जो है वो जन्म नहीं लेती है। भाई जाहिर सी बात है, जब तक कार्य पूरा ही नहीं होगा तब तक जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जन्म कहां से लेगा? तो नो कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड अनलेस द अनटिल एक्ट इज परफॉर्मेड। द पेमेंट फॉर द रेलवे टिकट बट एक्ट, रेलवे टिकट वाला आ गया है, चलिए छोड़िए, रुकिए। तो जन्म नहीं लेती है, परंतु कार्य हो जाने पर वचन समाप्त हो जाता है। अगर वह कार्य हो गया, मैंने कहा आपसे 5 लाख रुपए लिया, कार बेचूंगा, आपने 5 लाख रुपए में मेरी कार को खरीद भी लिया, तो अब वचन समाप्त हो गया, क्योंकि यह कार्य पूर्ण रूप से हो गया। और उसके बाद दिया गया कोई अन्य वचन, उसके बाद अगर आप कोई और वचन दे देते हैं अलग से, अगर हमने आपको कार कहा 5 लाख रुपए में बेच रहा हूं, आपने कहा ठीक है, आपने कार खरीद ली, पैसा मुझे दे दिए, वचन खत्म। फिर मैं एक और वचन देता हूं, 5 लाख रुपया तो सर ठीक है, लेकिन पीछे वाले 2 पहिए हमने नए लगवाए हैं गाड़ी में, 2 पहिए हमने, 2 टायर्स हैव रिप्लेस नाउ, सो दैट इसका जो अमाउंट हो रहा है आप मुझे पे कीजिए। तो क्या ये कोई अन्य कार्य किया गया है तो वह प्रतिफल रहित? अरे जाहिर सी बात है, अगर इसके बाद हम कोई आपसे जो है कोई आपको वचन दे रहे हैं, तो क्या यहाँ पे जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण होगा? अरे भाई हाँ, हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण हो सकता है। होगा कब? जब आपने मेरी बात को अगर क्या नाम है, विवक्षित संविदा के साथ आपने एक्सेप्ट कर लिया। आपने अगर मेरी बात को एक्सेप्ट कर लिया तो संविदा का निर्माण तो हो जाएगा, बट वह विदाउट कंसिडरेशन होगा। ठीक है, जिसको हम निडम फैक्टम भी कहते हैं। तो वो जो है वो नहीं होगा। इट इज प्रेजेंट फॉर द अपोजिट फॉर द कंसिडरेशन, इट कैन एक्सक्लूड कंसिडरेशन फॉर द लायबिलिटी ऑफ द आउटस्टैंडिंग फॉर द बोथ साइड, it can fact of the promise and promisee one promise as the board or any other, the contract will be concluded at soon as promise are exchanged। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी कार्य को हम किसी से करवाने के लिए उसको अपना हम प्रपोजल देते हैं और वो हमारे प्रपोजल को स्वीकार करता है, यानी वो एक्सेप्टेंस करता है, तो एक वचन का निर्माण होता है। जब वचन का निर्माण होता है तो उसी के साथ साथ वचन के लिए प्रतिफल होता है, वचन के लिए प्रतिफल हो जाता है। क्या? अरे भाई हमने आपसे कहा और आपने उस कार्य को किया, तो उस कार्य के बदले में तो कोई बातचीत होगी ना हमारे आपके बीच में, कि ऐसे कोई कार्य करेंगे, तो वो जो बातचीत होगी वो हमारी आपकी क्या हो जाएगी? प्रतिफल हो जाएगी। यानी कार खरीदने में जो बात हुई 5 लाख रुपया, तो वो 5 लाख रुपया क्या हो जाएगा? प्रतिफल हो जाएगा। निष्पादित प्रतिफल की दशा में, निष्पादित प्रतिफल की दशा में केवल एक और दायित्व बाकी रह जाता है। निष्पादित प्रतिफल की दशा में केवल केवल एक ओर से दायित्व जो है वो बाकी रह जाता है। यह वर्तमान प्रतिफल होता है। भावी प्रतिफल की अपेक्षा में भावी प्रतिफल की दशा में वचन के बदले में वचन दिया जाता है। एक वचन के माध्यम से दूसरा वचन खरीदा जाता है और वचनों का विनियम हो जाने पर संविदा जो है क्या होती है? वो जन्म ले लेती है। तो हालांकि ये सारी विधियां जो लागू होती हैं ये व्यापारिक संविदा में ही अक्सर मिलती हैं। ये सब जो बातें होती हैं ये ज्यादातर जो व्यापारिक समझौते होते हैं उनमें ही मिलती हैं।
कि निष्पादित यानी एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन की दशा में केवल एक ओर से दायित्व बाकी रह जाता है। दो पक्षकार हैं तो एक तरफ से उसके जो कर्तव्य होंगे, जो उसकी प्रायणता होगी, वो जो क्या हो जाएगी, उसके जो दायित्व होंगे, जो कर्म होंगे, वो बाकी रह जाएंगे। और यह वर्तमान का वही प्रतिफल होता है। भावी प्रतिफल की अपेक्षा भावी प्रतिफल की दशा में वचन के बदले में वचन दिया जाता है। वचन के बदले में वचन दिया जाता है। हमने प्रॉमिस ने एक आपसे कोई बात कही, प्रॉमिसित एक वचन का निर्माण हो गया, और सामने वाले ने फिर आपसे कोई बात कही, तो वचन के बदले में उसने आपको एक वचन दे दिया। हमने कहा मैं अपनी कार 5 लाख रुपए में आपको बेचना चाहता हूं। आपने कहा ठीक है सर, मैं आपकी 5 लाख रुपए में कार खरीदना चाहता हूं। वचन का निर्माण हो गया। फिर आपने कोई बात कह दी, सर मैं इन शर्तों पर खरीदना चाहता हूं। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं इन शर्तों को स्वीकार करता हूं। तो क्या हो गया, वचन के बदले में वचन का निर्माण हो गया। अक्सर ये चीजें लेकिन व्यापारिक उसमें जो है वो देखी जाती हैं। एक चीज इसमें निकल करके आया था कि भावी प्रतिफल क्या है। तो भावी प्रतिफल को समझ लेते हैं कि भावी प्रतिफल क्या है, एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन क्या है। तो भावी प्रतिफल में आप ये कह सकते हैं कि थस कंसिडरेशन में कंसिस्ट ऑफ एन एक्ट विच हैज ऑलरेडी बीन और इज इन प्रोसेस ऑफ बीइंग डन। प्रतिफल कंसिडरेशन ऐसा भी हो सकता है जिसमें भविष्य में कोई कार्य करने का वचन दिया जाता है। It may also consist an act which the only of the promise done at the some future time. Done at the some future time. कोई ऐसी बात होती है जो क्या होती है, भविष्य में कोई कार्य करने के लिए वचन दिया जाता है। आज की बात नहीं है, कल परसों की बात, भविष्य की बात के लिए वचन दिया जाता है। तो ऐसी दशा में केवल वचनों का जो क्या होता है, वो विनिमय होता है, और एक वचन दूसरे वचन के लिए क्या होता है, उसका कंसिडरेशन होता है। उदाहरण के तौर पे देखें तो निश्चित मूल्य पर कुछ माल खरीदने का और खा माल बेचने का वचन देते हैं। का ने खरीदने पर वचन दिया और खा ने बेचने का। तब तक माल न दिया जाए जब तक कि वह भावी प्रतिफल है। तो ऐसा कार्यरा प्रवृत्ति या वचन प्रतिफल कहलाता है। ए एग्रीज टू सेल and B to buy a quantity of the goods at the state price. In other word, A has promised to sell and B has promised to pay. A जो है वो सेल करेगा and B has a promises to pay करेगा, B जो है उसको पे करेगा। Until the goods are actually delivered to B under the contract, the consideration is executory. To put it in a few words, consideration में under section 2 का सेक्शन सब सेक्शन डी कंसिस्ट ऑफ ए पास्ट एंड प्रेजेंट और ए फ्यूचर एक्ट 108। तो 108 आप लोगों को नहीं ध्यान देना है, 108 उनको ध्यान देना होता है जो एलएलएम कर रहे होते हैं। आप तो कर रहे हो बीए एलएलबी। तो प्रेजेंट और फ्यूचर एक्ट, बस इतना ही समझता है। तो प्रतिफल, भावी प्रतिफल एग्जीक्यूटिव, हिंदी वाले समझे कि भावी प्रतिफल एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन है। तो प्रतिफल ऐसा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है सर, कंसिडरेशन ऐसा भी हो सकता है जिसमें भविष्य में कार्य करने का वचन दिया जा रहा हो कि मैं 6 महीने बाद ये कार्य को करूंगा। तो ऐसी दशा में केवल वचनों का जो है क्या होता है, वो विनिमय होता है, और एक वचन दूसरे वचन का प्रतिफल होता है। लेकिन पीछे आप लोगों ने पढ़ा है ये सिर्फ व्यापारिक शर्तों में लागू होता है। थोड़ा सा मैं कच्चे उदाहरण के साथ मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आई एम इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी एक्सपर्ट एंड एडवोकेट, इसी विभाग का मैं एडवोकेट हूं, तो मुझे तुरंत समझ में आ गई बात। मैं आपको समझा देता हूं कैसे। ए एग्री टू सेल टू बाय ए बिग क्वांटिटी गुड्स स्टार्टेड प्राइस स्टेट्स प्राइस। इन द अदर वर्ड, ए हैज प्रॉमिस्ड टू सेल एंड बी हैज प्रॉमिस्ड टू पे। सपोज दैट अगर ऐसी कोई बात आती है कि कोई एक व्यक्ति ए है, वो किसी माल को बेचने की बात करता है, बी खरीदने की बात करता है। तो ए अगर उसको माल बेचेगा, ए क्रय करेगा, विक्रय करेगा, तो बी जो है उसका पैसा देगा ना। तो आप देखते होंगे ऐसा हो, अक्सर ऐसा होता है कि बिजनेस में माल आज बेचा जाता है लेकिन उसका 2 महीने बाद पैसा मिलता है। तो ऐसी शर्तें जो होती हैं, जो एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन या पास्ट एंड एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन, एग्जीक्यूटिव, ये सब सारी चीजें जो है निकल करके व्यापारिक उसमें आती है। उसमें ज्यादातर इन चीजों का होता है कि एक निश्चित मूल्य पर 100 रुपए पर कुछ माल खरीदने का और खा माल बेचने का वचन देते हैं। का और खा आपस में कहते हैं, का कहता है खा से, का कहता है
ए कहता है बी से या का कहता है खा से कि यार ये सामान मैं तुम्हें 100 रुपए में बेचूंगा। निश्चित मूल्य क्या मतलब है? तो फिक्स प्राइस। ए बी से कहा, का ने खा से कहा कि मैं 100 रुपए में ये सामान बेचूंगा, और का ने खरीदने के लिए मतलब वचन दिया, और खा ने जो है उसको बेचने के लिए। तो खा यानी कि बेचेगा और का जो है उसको खरीदेगा। जाहिर सी बात है, एक आदमी बेचेगा, एक आदमी तभी तो खरीदेगा। तो जब तक माल दे ना दिया जाए, वो कहा ना कि 100 रुपए में एक सामान है जिसका नाम है घड़ी। घड़ी 100 रुपए में, वॉच 100 रुपए में बेचेगा। तो जब तक वो घड़ी यानी माल दे ना दिया जाए, तब तक वह भावी प्रतिफल है। ये व्यापारिक क्षेत्रों में होता है कि एक व्यक्ति कहता है कि भैया, हाँ अरे भैया आलू, अच्छा 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 अच्छा, आलू 50 रुपए किलो बा। हाँ हाँ, आलू 50 रुपए किलो बा। तो ठीक है, तनी 2 बोरा भिजवाई तो। ना ना, अब तो ना भिजवा पाएंगे, हम भिजवाएंगे आपको ना 3 दिन बाद भिजवाएंगे। तो 3 दिन बाद निश्चित क्या है कि 50 रुपया किलो के हिसाब से 3 बोरी व्यापारी को भिजवाना है। भिजवाएगा कब? परसों, 3 दिन बाद। तो जब तक वह आलू भिजवा नहीं देता है, तब तक के लिए उसे भावी प्रतिफल, यानी आप लोगों ने सुना होगा एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन, मैं भावी हूं, अगली विधानसभा में भावी प्रत्याशी हूं, अगली विधानसभा में विधायक बनने के लिए। तो भावी का मतलब क्या होता है? भावी का मतलब जो भविष्य में बात होगी, भविष्य में नेता बनूंगा, मैं भावी नेता, मैं भावी प्रधान हूं, मैं भावी नगर पंचायत अध्यक्ष हूं। तो ऐसे समझिए, भावी मतलब ये होता है कि प्रतिफल वो पूर्ण हुआ नहीं, वो भावी प्रतिफल है, कंसिडरेशन हुआ नहीं, वो एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन है। क्योंकि काने खा से कहा कि 50 रुपए किलो के हिसाब से आलू खरीदूंगा, काने कहा ठीक है 5 बोरा परसों भिजवाऊंगा, तो उसने कहा मैं परसों भिजवाऊंगा, आज नहीं भिजवाऊंगा आपको माल। तो जब तक कि उस माल को 5 बोरी आलू भिजवा नहीं देता है, तब तक के लिए वो वचन होगा, और उस वचन का क्या होगा? एक प्रतिफल होगा। क्या? 50 रुपया किलो, यानी वह रुपया जो वैल्यू बनेगी वो क्या होगी? वो एक भावी प्रतिफल होगी। तो ऐसा कार्य प्रवृत्ति या वचन प्रतिफल कहलाता है। तो अगर ऐसा भी कोई कार्य हो जाए कि मैंने आपसे कहा कि अगर मुझे आप 1000 रुपया देंगे तो मैं अगले हफ्ते के सैटरडे से पढ़ाना शुरू कर दूंगा, और आपने मुझे 1000 रुपया भेज दिया, तो सैटरडे तक जब तक कि मैं आपको पढ़ाना शुरू नहीं कर देता, यानी अपनी बात पे मैं कायम नहीं हो जाता, तब तक के लिए वो 1000 रुपया क्या होगा? प्रतिफल नहीं होगा, बल्कि भावी प्रतिफल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो एक मैटर अब आता है कि हम लोगों ने ये भी समझा कि निष्पादित प्रतिफल क्या है, भावी प्रतिफल क्या है, किन कंडीशनों पे ये अप्लाई होता है, व्यापारिक क्षेत्र में कब अप्लाई होता है, व्यावसायिक क्षेत्र से लेकर के घरेलू क्षेत्रों में कब अप्लाई होता है, बैंकिंग सेक्टर में कब अप्लाई होता है, ये सारी चीजें हमने समझा। अब हम देखते हैं कि ऐसा कार्य या प्रवृत्ति या वचन प्रतिफल कहलाता है, सच एक्ट, क्या हो गया, हाँ, सच एक्ट अटेंडेंस फॉर द प्रॉमिस एंड कॉल्ड कंसिडरेशन। तो ऐसा कार्य या ऐसी प्रवृत्ति या ऐसा वचन प्रतिफल कहलाता है। कौन सा? ये कह रहा है कि कहलाता है, तो मैंने पूछा कौन सा, तो कहता है कि वैल्यूएबल भैया, वैल्यूएबल। तो वैल्यूएबल क्या? कंसिडरेशन मस्ट बी टू सम वैल्यू। वो कहता है कि कंसिडरेशन मस्ट बी सम वैल्यू, प्रतिफल मूल्यवान होना चाहिए। तो कंसिडरेशन एज ए डिफाइनड इन द एक्ट मीन्स सम एक्ट अब्सटेंस, अरे बाप रे बाप, चोट लग गई, और प्रॉमिस ऑन द पार्ट ऑफ द प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन which has been done at the desire of the promiser. Does it therefore means that even a worthless act will suffice to make a good consideration if it only done at the promiser desire? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कंसिडरेशन एज डिफाइंड इन द एक्ट में जैसा कि कंसिडरेशन को जो है वो परिभाषित किया गया है कि प्रतिफल ऐसा कार्य है, प्रवृत्ति है, या फिर वो एक वचन है।
यानी कि वचन को पूर्ण करने के लिए एक वचन है, यानी कि प्रवृत्ति है, या फिर वह वचन है। प्रवृत्ति मतलब क्या हो गया? वचन को पूरा करने के लिए दिया गया वचन प्रवृत्ति होता है, या फिर वो वचन है। तो जो वचनग्राही यानी जो एक्सेप्टेंस या किसी अदर पर्सन द्वारा प्रपोजल की इच्छा के अनुसार किया जाता है, प्रपोजल की इच्छा के अनुसार किया जाता है, इसका तात्पर्य यह है कि मीन्स दैट इवन ए वर्थलेस एक्ट विल सफिस टू मेक ए गुड कंसिडरेशन। वांछा पर किया गया है तो कार्य चाहे कितना भी व्यर्थ हो, पर्याप्त प्रतिफल होगा। इट इज ओनली डन ऑफ द प्रोमिस्ड डिजायर। तो जैसा कि परिभाषा में दिया गया है, किसकी परिभाषा में? हमारे अधिनियम की एक्ट में दिया गया है। तो वो कहा है कि प्रतिफल ऐसा कार्य, ऐसा वचन है जो एक्सेप्टेंस या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, वचन ग्रहीता या प्रतिग्रहोता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रपोजल कर्ता की वांछा के अनुसार दिया गया है। वचनदाता की वांछा, वचन कर्ता के या प्रतिज्ञाकर्ता के इच्छा पर किया गया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि वचनदाता की इच्छा पर किया गया कोई भी कार्य चाहे कितना भी व्यर्थ हो, पर्याप्त प्रतिफल होगा। कहने का तात्पर्य हो गया कि हम आपसे ये कहें या हम कुछ भी आपसे कहें, हम कुछ भी आपसे कहें, अगर आप उस चीज को मान, यानी मैं कौन हूं? मैं हूं प्रपोजल करता, यानी कि मैं हूं वचनदाता, यानी कि मैं हूं वचनकर्ता, मैं हूं प्रतिज्ञा करता, मैं हूं ऑफर करने वाला व्यक्ति। मैं अगर कोई आपको ऑफर देता हूं और आप उसकी स्वीकृति कर लेते हैं, यानी एक्सेप्टेंस कर लेते हैं, ऑफरी कर लेते हैं, प्रतिग्रहोता कर लेते हैं, प्रतिग्रहीता कर लेते हैं, वचन ग्रहीता कर लेते हैं या प्रतिज्ञा ग्रहोता कर लेते हैं, यानी आप मेरी बात को स्वीकार कर लेते हैं, तो चाहे मेरी बात कितनी ही क्यों ना व्यर्थ हो, जिसका कोई मतलब है ना हो, ऐसी स्थिति में भी उसको पर्याप्त प्रतिफल माना जाएगा। सफिश टू मेक ए गुड कंसिडरेशन इफ इट ओनली डन एट द प्रॉमिस्ड डिजायर। कैसी भी स्थिति हो, कैसा भी हो, हाँ, अगर मैंने आपसे कुछ कहा और आपने उसको स्वीकार कर लिया, तो उस स्तर पर यह पर्याप्त प्रतिफल माना जाएगा। तो प्रतिफल को देखिए, प्रतिफल को हमारे शब्दों में आप समझिए, तो प्रतिफल एक ऐसा शब्द है ना, कंसिडरेशन एक ऐसा शब्द है लाका, जो बहुत से तरीके से अपने आप को परिभाषित करता है। पैसे में परिभाषित करता है, दया भाव, यानी कि कंसिडरेशन, देखिए कंसिडरेशन एक ठोस पदार्थ की तरह भी परिभाषित करता है। कंसिडरेशन भाव को भी प्रकट करता है, यानी इनविजिबल भी है वो और विजिबल भी है। तो कंसिडरेशन जो है वो ये भी है कि भाव भी है, दया भी है, प्रेम भी है। ये क्या है? ये सब भाव हैं, इनको देखा नहीं जा सकता। तो ऐसी कंडीशन में भी प्रतिफल आ जाता है। अरे पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का समझौता, अगर उसमें कंसिडरेशन पैसे वैसे की बात नहीं है, क्या वहां कंसिडरेशन नहीं आ जाएगा? हाँ आएगा, वहां प्रेम और प्यार मोहब्बत, यही सब तो कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन का बहुत सा रूप हो सकता है, बस ऐसे आप समझिए, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, कंसिडरेशन को बहुत अच्छे से पढ़े जाएंगे। तो भारत में भी न्यायमूर्ति सुब्बा राव, भारत में न्यायमूर्ति सुब्बा राव, नहीं, इसको चलिए थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे आप ऐसे समझिए, कैसे समझिए, हाँ, मूल्यवान, वैल्यूएबल कंसिडरेशन टू बी मस्ट सम वैल्यू, वैल्यू का होना चाहिए कंसिडरेशन। तो कैसे समझ सकते हैं? सपोज दैट ए अपनी नई रोल्स रॉयल कार खा को देने का वचन देता है, या हिंदी वाले समझे, का खा भी समझे, चलिए का से आप इंग्लिश वाले भी समझ लीजिएगा। का अपनी नई रोल्स कार खा को देने का वचन देता है। का कहता है कि मैं अपनी नई रोल्स कार जो है मैं आपको देना चाहता हूं, और यदि खा उस कार को गैरेज से ले आए, ध्यान दीजिएगा, कलम कापी होगा तो लिख लीजिएगा, का एक पक्ष है, खा एक पक्ष है। का कहता है खा से कि मैं अपनी कार तुम्हें देना चाहता हूं। अब खा आता है का के पास कार को अपनी ले जाने के लिए। जाहिर सी बात है कि का अगर खा को कार दे रहा है तो खा ही तो आएगा लेने के लिए। तो खा आकर गैरेज से उसकी कार को ले जाता है।
तो कार को गैरेज से ले जाना, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से। मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको अपनी कार देना चाहता हूं, आप भी मान लेते हैं, ठीक है। फिर आप मेरे घर आते हैं अपनी कार ले जाने के लिए, तो आप मेरे घर से अपनी कार लेकर के गए, कहां से लेके गए? गैरेज से लेकर के गए। तो कार गैरेज से लेकर जाना, कार गैरेज से ले जाना कार को, कल्पना को बहुत सीमा तक खींचने के उपरांत भी पर्याप्त प्रतिफल नहीं होता है। अगर इसकी कल्पना की जाए, इसको सोचा जाए, फिर सोच के देखिए कि राहुल सर ने ऑफर किया, राहुल सर ने इलाहाबाद से प्रयागराज से यह ऑफर किया, उत्तर प्रदेश प्रयागराज से यह ऑफर किया, जो एजुकेशन का हब है पूरे भारत का, प्रयागराज, मैं वहां से आता हूं। उस राहुल सर ने आपसे कहा जहां ला की पढ़ाई मेन होती है इलाहाबाद में, इसीलिए इतना बढ़िया बढ़िया उदाहरण है, इसीलिए इतना बढ़िया चिल्ला चिल्ला के समझाता हूं, क्योंकि मेरे गुरुजी कहा करते थे कि बच्चे को ऐसे समझाना कि उस क्लास में बैठा हुआ जो सबसे बड़ा गधा है, जो मेरे जैसा है, यानी उसको भी समझ में आ जाए। जो समझदार हैं, जो अच्छे पढ़ने हैं, उन्हें तो समझ में आ ही जाएगा। तो ला एक ऐसा सब्जेक्ट है कि न इंग्लिश में समझ में आता है, न हिंदी में समझ में आता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको समझ में आता है तो अपनी बोलचाल की भाषा में समझ में आता है। अंतर निकाल के देखिएगा, आपकी क्लास में जहां आप ऑफलाइन क्लास करने जाते होंगे, मैं अपना प्रचार नहीं कर रहा हूं, प्रचार करके करूंगा क्या? कोई फायदा नहीं है मुझे, आप फ्री में पढ़ के जाते हो। जब तक ये सेवा चल रही है तब तक आप भी आनंद उठाइए और हम भी आपके साथ आनंद उठाएंगे। लेकिन ये वादा है मेरा, आप अपने क्लास में जाते होंगे, 40 मिनट की क्लास चलती होगी, 50 मिनट की क्लास चलती होगी, क्या इस तरीके से आपका प्रोफेसर एक एक बारीकियों को छोटे छोटे निकाल करके अगर आपको समझाता, तो आप इस भारत के सबसे नंबर 1 एडवोकेट या फिर लॉयर या फिर वगैरह वगैरह प्रैक्टिशनर होते। तो ला एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसे बहुत बारीकी से अपनी देशीय भाषाओं में समझना चाहिए। अगर आपने ये सोचा कि हम अंग्रेजी मीडियम में अंग्रेजी समझ लें, तो नहीं समझ पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आप हिंदी में उसको अच्छे से समझ ले गए, तो इंग्लिश में उसको लिख जरूर पाएंगे, एक्सप्लेन जरूर कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, जो शब्द हैं, प्रतिफल, कंसिडरेशन, मूल्यवान, इन सब वचन ग्रहीता, वचन ग्रहोता, वचन कर्तव्या, प्रस्तावना, प्रतिस्थापन, इसको जानिए कि यह इंग्लिश में क्या है, लेकिन समझिए अपने देशीय भाषा में कि मैं अपनी कार, आपसे कहा कि मैं 5 लाख रुपए में अपनी कार आपको देना चाहता हूं, और आप आए मेरी गैरेज से, आप अपनी कार लेकर के गए। तो अगर कल्पना कीजिए, सिर्फ सोचिए कि आप मेरी गैरेज से कार लेकर के गए, तो इसमें प्रस्थापन, सॉरी, प्रतिफल क्या है, कंसिडरेशन क्या है? अगर इसको बहुत लंबा तक खींचते हैं, इसमें बहुत उपरांत बहुत लंबा डिस्कशन करते हैं, फिर भी आपको पर्याप्त प्रतिफल प्रतीत नहीं होता है। परंतु वचनदाता ने यानी मैंने केवल यही काम करवाने की इच्छा की थी। कौन सी काम? केवल यही काम करवाने की इच्छा की थी कि आइए मेरे यहां से ये कार लेकर के जाइए। सॉरी, मैंने शायद बीच में ये शब्द बोल दिया था, बेचना चाहता हूँ। सॉरी, बातों बातों में बोल दिया, बेचना नहीं चाहता हूँ। बस मैंने ये कहा था कि मैं अपनी कार आपको देना चाहता हूँ, आइए ले जाइए। आप आए अपनी कार, अपने मेरे गैरेज से अपनी कार निकाल, मतलब मेरी कार निकाल करके लेके गए। हम कल्पना ही करते रह गए कि आप यार इसमें कंसिडरेशन कहाँ, यार असल में कंसिडरेशन क्या है। तो वचनदाता ने केवल यही इच्छा व्यक्त की थी मैंने, कि कार लेके जाइए। तो ऐसा कार्य परिभाषा के शब्दों में तो आता है, परंतु उसके भाव को आप पकड़ नहीं पाएंगे। भाव क्या है, आप उसको पकड़ नहीं पाए। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है बता सकता है कि मैंने आपसे कहा आइए मेरी कार लेकर के जाइए, आप आए मेरे गैरेज से कार लेकर के गए, तो कोई एक व्यक्ति है जो बता सकता है कि इसमें प्रतिफल कहाँ, सॉरी, कंसिडरेशन कहाँ है, प्रतिफल कहाँ है? चलिए, मैं म्यूट शायद किया हूं, मैं अनम्यूट कर देता हूं। कोई एक व्यक्ति है जो ये बता सकता है कि इसमें प्रतिफल कहाँ है? बताइए। कोई सर ऐसी हिंट कल्पना बता भी कर दीजिए। सकता है क्या कि इसमें प्रतिफल कहाँ है? वेयर इज द सर एक बार कंसिडरेशन? क्वेश्चन ओ हाँ, बताइए। क्वेश्चन रिपीट करिए एक बार। कौन बोला? आपसे नहीं हुए। साक्षी, यहाँ तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं है, 10 बार एक ही बात बोलना पड़ेगा क्या? मैंने ये कहा कि मैं अपनी कार आपको देना चाहता हूँ, आप आए मेरे गैरेज से अपनी कार निकाल करके लेके गए। यस अब सर। बताइए कंसिडरेशन इसमें कहाँ है, प्रतिफल कहाँ है? तो आपका वचन ही उसमें प्रतिफल हो गया। क्या चीज? सर आपने जो वचन दिया कि हम्म। हम आपको अपना देना चाहते हैं,
वही जो आपने बताया वही प्रतिफल हो गया। ठीक है। इसी कारण आंगल सामान्य विधि के सदैव इस बात पर जोर दिया जाता है कि प्रतिफल ऐसा कार्य होना चाहिए जो विधि की दृष्टि से कुछ मूल्य रखता हो। जैसे साक्षी ने कहा कि जो वचन मैंने दिया कि कार लेके जाइए, यानी जो मैंने भाव प्रकट किया, उस भाव को यदि आप कार हमारी लेकर के गए तो वो भाव हमारा प्रतिफल होगा। तो एंग्लो हिंदू एक्ट, यानी जो ब्रिटिशर्स के समय का जो पुराने पुरखों के जमाने का जो ये नियम चला आ रहा है, जिसको हम आंगल विधि के नाम से जानते हैं या एग्लो इंडियन विधि के नाम से जानते हैं, एग्लो इंडियन लॉ के नाम से जानते हैं, सदैव इस बात पर जोर दिया कि प्रतिफल जो है, कंसिडरेशन ऐसा कार्य होना चाहिए जो कि लॉ के दृष्टि में भी कुछ मूल्य रखता हो। इसी पर एक मैटर हुआ था व्हाइट वर्सेस व्हाइट वर्सेस ब्लूट का 95 का, ये सन 1995 में इस सिद्धांत को कुछ जो है वो प्रमाण मिला कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी एक व्यक्ति अपनी संपत्ति, मतलब पत्नी का लड़का तो उसका बेटा ही हुआ ना, हाँ ठीक है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति अपने लड़कों में बांटते समय एक लड़के को कुछ कम भाग दिया। एक पिता था, वो 100 रुपए की एक प्रॉपर्टी थी, उसके दो बेटे थे, एक को इसने 60 दे दिया, एक ने 50 दे दिया। उदाहरण है केवल ये, ओनली फॉर द एग्जाम्पल पर्पज। एक को उसने 60 दे दिया, एक को उसने 50 दे दिया, लेकिन बराबर नहीं दिया, ध्यान दीजिएगा, 50-50 नहीं दिया है। तो अब एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति अपने लड़कों में बांटते समय एक लड़के को कुछ कम भाग दे दिया, एक को 60 दे दिया, एक को 40 दे दिया। तो इतनी ज्यादा शिकायत करता रहा कि परेशान होकर पिता ने, वो लड़का जब कम पाया तो उसने इतनी ज्यादा शिकायत की कि परेशान होकर पिता ने उसे कुछ ऋणों से छूट देने का वचन दे दिया। उसने कहा अब कुछ कर्ज वर्ज रहा होगा, तो पिता ने कहा ये तुम्हारे ऊपर जो कर्ज है मैं इससे तुम्हें छूट दे रहा हूं, इसमें तुम्हें कुछ छूट मिल जाएगी, लेकिन तुम चिल्लाओ उल्लाओ मत, जितना तुम्हें पैसा मिल रहा है इतने में शांत रहो। और पिता ने कहा कि भाई तुम जो चिल्ला रहे हो, जो तुम शिकायत कर रहे हो, बार बार कोर्ट में जा रहे हो, कचहरी में जा रहे हो, पुलिस में जा रहे हो, अगर तुम चिल्लाना बंद कर दो, कोर्ट कचहरी जाना बंद कर दो, तो ये जो तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी है मैं उसमें कुछ कमी कर दूंगा, मैं राहत दे दूंगा। तो पोलक सीबी ने कहा, पोलक सीबी ने कहा यह मानना हास्यास्पद होगा कि ऐसा वचन बाध्य हो सकता है, ऐसा वचन बाध्य हो सकता है, वास्तविक रूप से कोई प्रतिफल नहीं दिया गया था। वाद के एक अन्य न्यायाधीश ने ऐसी दिखावटी प्रतिफल पर आधारित वचन उतना ही वैध होगा जितना कि एक पिता अपने पुत्र के प्रति इस आधार पर दिया गया वचन कि पुत्र उसे वृथा बकवास से परेशान नहीं करेगा। पोलक सीबी ने कहा कि यह मानना हास्यास्पद है कि कोई वचन ऐसा बाध्य हो सकता है। इस तरीके का वचन दे देना कि तुम कोर्ट कचहरी में जो जा करके मेरी शिकायत कर रहे हो, अगर इस शिकायत को तुम करना बंद कर दो तो तुम्हारे ऊपर जो कर्ज है, लाइबिलिटी है, मैं उसको थोड़ा सा कम कर दूंगा। तो पोलक ने कहा कि इस तरीके की बात करना, अरे इस तरीके की बात को कोई लीगल इन्फोर्सेबल लॉ होगा, लीगल इन्फोर्सेबल लॉ होगा, हो सकता है। हाँ, वास्तविक रूप से प्रतिफल नहीं दिया गया था, वास्तविक रूप से कोई प्रतिफल नहीं दिया गया था। वाद में एक अन्य न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे ये सब दिखावटी प्रतिफल होते हैं, इन पर आधारित वचन उतना ही वैध होता है जितना कि एक पिता अपने पुत्र के प्रति इस आधार पर दिया गया वचन कि पुत्र उसे वृथा बकवास से परेशान नहीं करेगा। एक पिता अपने पुत्र को इसलिए वो वचन दे दे कि वो बार बार उसे परेशान कर रहा है, बार बार कोर्ट जा रहा है, बार बार कचहरी दे रहा है, बार बार पिता को प्रताड़ित कर रहा है, बार बार न्यायालय में गुहार जाकर के लगा रहा है, और इस कारण से अगर उसे पिता कोई एक वचन दे दे, क्या वचन दे दे, पिता ये कह दे कि ठीक है यार तुम हल्ला वल्ला मत करो, जो तुम्हारे ऊपर ये कर्ज है ना, मैं उस कर्ज को थोड़ा सा जो है तुम्हें तुम्हारा कर्ज मैं थोड़ा सा खत्म कर दूंगा, तो ये बिचारा धीन नहीं है, ये एक प्रतिफल नहीं है। पोलक के अनुसार कहते हैं ये एक प्रतिफल नहीं है, ये बकवास चीज है, हास्यास्पद है ये।
तो भारत में भी न्यायमूर्ति सुब्बा राव थे। अब आप ध्यान दीजिए, चलिए भारत में न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने इसको प्रतिपादित किया, इसको बताया कि प्रतिफल ऐसा कार्य होना चाहिए जिसे केवल पक्षकार ही नहीं वरना विधि भी कुछ मूल्यवान समझती है। वो कहते हैं कि यार प्रतिफल किसी, आप लोगों को इसलिए क्यों सिखाया जा रहा है, आप लोगों को इसलिए थोड़ी सिखाया जा रहा है कि मतलब किताब में पढ़ाया जा रहा है, नहीं, ये सब किताब में पढ़ने वाली चीज नहीं है। आपको जब कोर्ट में आप प्रैक्टिस करोगे, आपके सामने को जो केस आ जाएगा तो आप उसको इस तरीके से समझना कि भाई पुलक मुल्ला उल्ला तो इस बात को ठिकरा दिए थे, तो हम किस खेत की मूली हैं, हम कौन से वकील हैं, हटाओ ये सबको, नहीं होगा। वो कहते हैं कि दे, कौन सा दे, वे, द वर्ड हैज डन और abstained from doing, declare the law to be that an act done by the A and B request without any compensation या any consideration promised from B। तो कहते हैं कि इस तरीके की अगर कोई बात आ जाती है तो न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने इसको जो है अच्छे से जो है वो प्रतिपादित किया कि प्रतिफल ऐसा कार्य होना चाहिए जिसे केवल पक्षकार ही नहीं विधि भी कुछ मूल्यवान समझती है। तो ऐसा कोई मैटर कोर्ट के पास नहीं ले जाना चाहिए जो विचाराधीन हो, कोर्ट उस पर कुछ समझ ही ना पाए। ऐसा मटेरियल लेकर के जाइए कि कोर्ट भी जो है उसको समझे कि हाँ ये जो केस आया है इसमें थोड़ा बहुत प्रतिफल वगैरह है, इस पे सुनवाई हो सकती है, कंसिडरेशन है, इसको कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन मद्रास उच्च न्यायालय ने इस पर कुछ अलग विचार प्रकट किया। मद्रास उच्च न्यायालय कहता है, क्या कहता है, मद्रास उच्च न्यायालय कहता है कि चाहे चाहे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें कोई प्रावधान नहीं है, भले ही कोई प्रावधान नहीं है, किंतु प्रतिफल का मूल्यवान होना आवश्यक है। प्रतिफल में कोई वास्तविक तत्व होना चाहिए, केवल दिखावा ही नहीं। पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो, यदि प्रतिफल अस्वास्तिक या अस्वात्विक नहीं है तो यह पर्याप्त होगा कि चाहे इसका मूल्य कितना ही कम क्यों ना हो। इस संबंध में न्यायालय बहुत ही उदार रहे हैं और किसी भी ऐसे कार्य को प्रति को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं जिसे पक्षकार जो है वो मूल्यवान समझते हैं। जैसे कहने का मतलब, जैसे कुछ संपत्ति का जब अंतरण होता है तो अंतरणी कुछ धार्मिक सेवाएं होती हैं, संस्कार जो पूरे करता है या जो आवश्यक हो, तो एक पत्नी का अपने पति के ऋण चुकाने तथा उसकी मां की जिम्मेदारी लेने का वचन था। एक, ध्यान दीजिएगा, एक पत्नी का अपने पति के ऋण चुकाने का तथा उसकी मां की जिम्मेदारी लेने का वचन। एक पत्नी ने अपने पति को एक वचन लिया था कि तुम मेरा जो है वो जो मेरे ऊपर कर्ज है उसको भी चुकता करोगे और प्लस मेरी मां की जिम्मेदारियों का भी वहन करोगे, इस आधार पर कि उसे कुछ संपत्ति का प्रयोग मिलेगा। वो इसलिए कि लड़की पक्ष थी, उसने कहा, चलिए हम अपने गांव वाली भाषा में समझते हैं। एक तो लेडीज महिला थी, उसने कहा यदि तुम मेरे से शादी कर लो ना तो मेरे पास जगह जमीन बहुत ज्यादा है, मेरी पिता है नहीं माँ है, तो अगर तुम मेरे से शादी कर लेते हो तो मेरे ऊपर कुछ कर्ज है और इस कर्ज को भी तुम निपटा लेते हो तो मेरी जो जमीन है वो मैं पूरी आपको दे दूंगी। ठीक है, संपत्ति का प्रयोग मिलता रहेगा तुम्हें, हमारी संपत्ति इसका प्रयोग मिलता रहेगा। तो पर्याप्त प्रतिफल इसको माने गए, इसे पर्याप्त प्रतिफल माना गया। इसे कहा गया हाँ हाँ भाई उसने कोई जिम्मेदारी ली है कि तुम्हारा कर्ज भी निपटाएगा और तुम्हारी माँ का भी ध्यान रखेगा, इसके बदले में तुमने उससे कुछ प्रॉपर्टी दी कि जिससे वो ध्यान रखेगा, भरण पोषण खेती बाड़ी करेगा। तो ऐसे मामले में प्रतिफल जो है वो पर्याप्त माना जाता है। तो प्रतिफल आवश्यक होना नहीं, धारा सेक्शन 25 के स्पष्टीकरण 2 में बहुत अच्छे से स्पष्ट जो हो इसको किया गया है। सेक्शन 25 के साथ द्वितीय स्पष्टीकरण में यह कहा गया कि कोई करार जिसके लिए however the act provided an explanation section 2 and subsection 2 and section 25 that inadequacy of the consideration may
बी टेकन इनटू अकाउंट टू बी कोर्ट एडिटर माइंड। क्या हो गया? तो 25 का सब सेक्शन 22 वो कहता है कि ऐसा कोई करार, ऐसा कोई करार, ऐसा कोई एग्रीमेंट, करार, ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसके लिए प्रपोजल कर्ता की सम्मति यानी मेरी सम्मति मेरे स्वतंत्रता से दी गई है, यानी मैं एकदम खुशी खुशी होकर के जो है आपको सम्मति दे रहा हूं, तो केवल इस कारणवश शून्य नहीं हो सकती कि उसमें प्रतिफल पर्याप्त नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने पीछे देखा था, सेक्शन 2 क्या कहता है, सबसे सेक्शन 2 में आप लोगों ने देखा था, या सेक्शन 25 का डिक्लेरेशन क्या कहता है? सेक्शन 25 कहता है ना कि बिना प्रतिफल के, बिना कंडीशन कंसिडरेशन के जो एग्रीमेंट है वो शून्य हो जाएगा, करार शून्य है, संविदा का निर्माण नहीं होगा, ऐसा बोला था ना उसने। लेकिन यहां देखिए क्या कह रहा है कि सेक्शन 25 के सब सेक्शन सेकंड में ये बात कही गई है कि कोई एग्रीमेंट जिसके लिए प्रपोजल कर्ता की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई हो, उसकी मर्जी से, आजादी से दी गई हो, केवल इस कारण वो शून्य नहीं हो जाएगा कि उसमें प्रतिफल नहीं है। किंतु इस प्रश्न को अवधारित करने में कि वचनदाता की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई थी या नहीं, प्रतिफल को पर्याप्त न्यायालय गणना में ली जा सकेगी। ये देखिए, ये न्यायालय है, ये कोर्ट है, यहां पे क्वेश्चन आता है। एक बात बोला, दूसरे में आपको घुमा करके फिर वहीं खड़ा कर दिया। उसने कहा कि किंतु, उसने कहा कि अगर प्रपोजल कर्ता ने अपनी सम्मति से दी है और उसमें प्रतिफल नहीं है तो ये एग्रीमेंट वाइड नहीं होगा, ये एग्रीमेंट वाइड नहीं होगा। किंतु वो कहता है परंतु, किंतु इस क्वेश्चन को अवधारित करने में कि वचनदाता की सम्मति, यानी इस क्वेश्चन को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करके कोर्ट को समझाने में कि स्वतंत्रता से दी गई थी सम्मति की नहीं दी गई थी, प्रतिफल की अपर्याप्तता न्यायालय द्वारा गणना में ली जा सकेगी। अगर कोई मैजिस्ट्रेट ऐसा आ गया न्यायालय के पास, आप जाकर के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, तो न्यायालय के पास ये पूरा पावर होगा कि आपकी बातों की वो जांच करे, समीक्षा करे कि आपकी बातों में कहीं कंसिडरेशन चीज हुई, आई थी कि नहीं आई थी। कैसे? ए एग्री टू सेल ए हॉर्स वर्थ रुपीज 1000 रुपया, कितने में? फॉर द 10 रुपीज। अरे ए 1000 रुपए के मूल्य को घोड़े को बेचने में 10 रुपए का जो है एग्रीमेंट करता है। ए एग्री करता है टू सेल ए हॉर्स, एक घोड़े को वर्थ रुपीज बेचने में, आर एस 1000 रुपए के घोड़े में, फॉर 10 रुपीज, 10 रुपए में बेचने के लिए। ए डिनाइड दैट हिज कंसेंट टू एग्रीमेंट फॉर द एग्रीमेंट। क्या होता है कि इस करार के लिए का की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई थी, प्रतिफल पर्याप्त अपर्याप्त होते हुए भी यह करार संविदा है। ध्यान दीजिएगा, ए 1000 रुपए के घोड़े को 10 रुपए में बेचने के लिए, वो कहता है कि मेरा घोड़ा तो 1000 रुपए का है, ए बी से कहता है कि मेरा घोड़ा 1000 रुपए का बेच है, लेकिन मैं ये तुम्हें 10 रुपए में ही दूंगा, मैं इसे 10 रुपए में दे दूंगा। तो इस करार के लिए सम्मति स्वतंत्रता से दी गई है। ए भले ही नुकसान में है, लेकिन उसने अपनी सहमति के साथ बी को घोड़ा देने की बात की है कि 10 रुपए में 1000 रुपए का घोड़ा 10 रुपए में होगी। यहां पे प्रतिफल अपर्याप्त है। प्रतिफल क्या होता है? प्रतिफल एक तरीके का फायदा होता है या नुकसान होता है? प्रतिफल एक तरीके का फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो यहां पे प्रतिफल क्या है? वो अपर्याप्त है। इसके बावजूद भी यह करार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, ये एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट है। भले ही 1000 रुपए की चीज जो 10 रुपए में बेच रहा है, लेकिन अगर वो अपनी स्वतंत्रता से बेच रहा है तो यहां पे जो है वो करार क्या है? वो एक्सेप्टेंस हो जाएगा। कहां चले गए यार? हाँ, ठीक है। तो आप ऐसे देखते हैं, एक बड़ा ही जो एंग्लो इंडियन विधि है, उसमें एक बड़ा ही सुप्रसिद्ध वाद था, दे ला बेरे वर्सेस पीरसन का केस था। उसमें क्या हुआ था कि एक जो प्रतिवादी था, एक प्रतिवादी ने एक समाचार पत्र के मालिक थे, एक आदमी था वो समाचार पत्र का मालिक था,
न्यूज़पेपर का मालिक था। उसने क्या किया है कि मतलब न्यूज़पेपर में उसने एक जो है वो ऐड दिया, विज्ञापन दिया और पढ़ने वालों से कहा कि वित्त संबंधी निःशुल्क सलाह दिया करेंगे। थोड़ा और अच्छे से इसको पढ़ते हैं। प्रतिवादी एक समाचार पत्र के मालिक थे। उन्होंने विज्ञापन छापा कि वे अपने पाठकों को वित्त संबंधी निःशुल्क सलाह देंगे। उन्होंने विज्ञापन छापा, कहा कि जो मेरी न्यूज़पेपर में मेरे उसको पढ़ेगा, मैं उसको वित्त संबंधी निःशुल्क सलाह दूंगा, व्यापारिक वित्त संबंधी विनियम संबंधित सलाह जो है वो निःशुल्क दूंगा। वादी ने उनसे पत्र द्वारा यह पूछा कि विनियोग के लिए कोई सुरक्षित साधन और अच्छे अंश दलाल का नाम बताया जाए। फिर एक हमारे जैसा खुड़चाड़ी पुरुष था, उसने कहा अच्छा तुम सलाह दोगे तो ठीक है। एक तो उसने पत्र लिख दिया। अब पत्र में उसने उनसे पूछा कि कोई सुरक्षित साधन विनियोग के लिए बताइए और अच्छे अंश दलाल का नाम बताइए। तो संपादक ने एक ऐसे व्यक्ति का नाम बता दिया जिसके बारे में उसे कुछ मालूम ही नहीं। संपादक कौन? जिसने वो शर्त लगाई थी, उसने एक ऐसे व्यक्ति का उसको नाम बता दिया जिसके विषय में उसे कुछ मालूम ही नहीं था, और वह ऐसा व्यक्ति था जो ऑलरेडी दिवालिया भी घोषित हो चुका था। तो इस सलाह पर वो जो वादी था उसने क्या कर लिया, विश्वास कर लिया और अपना धन जो है वो भेज दिया, जो दिवालिया ने गायब कर दिया। उन्होंने अपना पैसा भेज दिया, अब वो दिवालिया था तो दिवालिया उसको गायब ही कर देगा, तो दिवालिया ने गायब कर दिया। उसने इस सलाह के विश्वास पर वादी ने अपना धन भेज दिया कि जो दिवालिया ने गायब कर दिया, अखबार वालों के खिलाफ इस हानि के लिए किए गए दावे में प्रश्न है कि क्या इस सलाह के लिए कोई पर्याप्त प्रतिफल है। अगर आप लोगों से कोई पूछा तो जरा बताइए कि मैंने एक जो है न्यूज़पेपर मतलब एक न्यूज़पेपर छापा और न्यूज़पेपर में ये छापा कि जो मेरे पाठक हैं, पाठक मतलब होता है पढ़ने वाले, जो मेरे पाठक हैं, जो मेरे क्या हैं, पढ़ने वाले हैं यानी पाठक हैं, उनको मैं वित्त संबंधी निःशुल्क सलाह दूंगा। वित्त संबंधी मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैं उन्हें निःशुल्क सलाह दूंगा, मैंने कहा। अब आप बड़ा प्रभावित हुए, आप कहो अच्छा निःशुल्क सलाह देंगे सर, लाओ जरा इनसे पूछ ही लेते हैं कुछ। तो आप हमसे पूछ बैठे कि सर जरा विनियोग के लिए कुछ सुरक्षित साधन और किसी अच्छे दलाल का नाम बताइए। तो मैंने क्या किया, इधर से एक ऐसे आदमी का नाम आपको बता दिया जिसका नाम था हनुमान। अरे हनुमान नहीं, भगवान का नाम हो जाएगा यार, हनुमान नहीं, रमेश। मैंने आपको रमेश का नाम बता दिया और रमेश ऑलरेडी दिवालिया घोषित था। रमेश का कोई अपने आप में अस्तित्व ही नहीं था, वो दिवालिया घोषित था। ठीक, अब आपने इस बात को सही मान लिया, कह रहे सर हैं तो सही बताए होंगे, और मैंने जिसका नाम बताया मैं उसको खुद भी नहीं जानता कि रमेश क्या है, बस ऐसे ही टप्पू नाम बता दिया, भाग्य से वो निकल गया, जो है आपकी तकदीर खराब, वो निकल गया दिवालिया। मैंने ऐसे ही आपको जो है वो बता दिया उसको, और मेरी सलाह पर आपने विश्वास कर लिया। आप कौन है? वादी, प्लेंटिफ। आप प्लेंटिफ, आपने मेरी बातों पर विश्वास कर लिया और अपना धन जो है उसे दिवालिया ने जो दिया, आपने उसे वो गायब कर दिया। आपने उसे कुछ रुपया दिया, किसके लिए? अरे आपने कहा था ना कि कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो दलाल हो, तो दलाल मैंने ऐसा बताया जो ऑलरेडी दिवालिया था, वो गया मूर्ख बना के आपको पैसा ले लिया, और आपको पैसा लेने के बाद अब दलाल है तो क्या करेगा, वो खा पी के उड़ा दिया। तो मैं गया मतलब आप गए अखबार वालों के खिलाफ हुई हानि के लिए दावा करने लगे। तो आप बताइए क्या इस तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, संविदा हुई है, क्या इसमें प्रतिफल का निर्माण कहीं हो रहा है, यानी कंसिडरेशन का कहीं निर्माण हो रहा है? आप लोग अगर बोलना चाहें तो मैं अनम्यूट कर दे रहा हूं, आप लोग बोल सकते हैं। कोई बताएगा कि क्या यहां पे कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण हो रहा है? या प्रतिफल का निर्माण हो रहा है? चलिए मैं ही बता देता हूं। तो न्यायाधीश वान विलियम्स थे एक, वान
विलियम्स। इन्होंने तुरंत उत्तर दिया। उसने कहा कि पर्याप्त प्रतिफल उपस्थित है भाई साहब, बिल्कुल पर्याप्त प्रतिफल उपस्थित है। इस प्रकार के विज्ञापन से समाचार पत्र की बिक्री बढ़ती है। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर इस तरीके का कोई आप समाचार पत्र जो है बाजार में देते हैं तो इससे क्या होता है, बिक्री बढ़ती है और प्रचलित होती है, जिससे कि लाभ मिलता है। भाई कंपनी वाला ऐड देता है तो बिक्री बढ़ती है, लाभ होता है ना। इसलिए सलाह देने की प्रस्थापना जब तक स्वीकार कर ली गई तो पर्याप्त प्रतिफल के आधार पर संविदा हो जाती है। अगर आप लोगों को पुराने उसमें जो पढ़ाया गया था वो वाला केस, कार्बोलिक बनाम कार्बोलिक एंड कंपनी में, जो खांसी की सिरप के लिए उसने शर्त लगाई थी कि जो मेरी खांसी की सिरप पिएगा, अगर उसको मस्तिष्क ज्वर या ज्वर टाइप का जो एक बीमारी थी, क्या नाम था उसका, अगर वो हो जाता है, तो एक महिला ने उसको पी लिया था तो कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण हो गया था। यहां पे भी वही बात है कि उसने विज्ञापन तो दिया था कि मेरे अपने पाठकों को जो है वो क्या नाम है, विनियोग से मतलब वित्तीय संबंधी जो है समस्याओं को हल करने के लिए सलाह दूंगा। और उसको पढ़ के हुए एक आदमी ने पत्र भेज दिया। अब पत्र में इन्होंने उसको सलाह दे दिया कि रमेश नामक व्यापारी दलाल है, आप इससे मिल लो। वो जाकर के रमेश से मिले, रमेश उनका घोटाला कर दिया, पैसा वैसा खा गया। तो जॉन वान विलियम्स कहते हैं कि यह पर्याप्त प्रतिफल है। इस प्रकार के विज्ञापन में समाचार पत्र की बिक्री बढ़ती है, प्रचलित होते हैं तो फायदा मिलता है। तो इससे सलाह देने की प्रस्थापना जब तक स्वीकार कर ली गई थी, पर्याप्त प्रतिफल के आधार पर संविदा निर्माण हो चुका था। ये कहे कि हाँ, निर्माण हो चुका था संविदा।